नमस्कार मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है हॉरर टॉक बाय आकाश पर, जहां हर कहानी के साथ आप उतरते हैं डर की उस गहराई में, जहां चीखें दब जाती हैं सन्नाटे में और अंधेरा खुद अपनी परछाई से डरता है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बिल्कुल नई और सिहरन भरी यात्रा, हॉरर स्टोरी ट्रक ड्राइवर। एक ऐसी कहानी जिसमें आपके सामने खुलेंगे रहस्य, डर और मौत से भी खौफनाक हकीकत के वो रास्ते जिन पर एक ट्रक दौड़ रहा है। एक ट्रक जिसका ड्राइवर नहीं जानता कि वो सड़कों पर ही नहीं बल्कि एक ऐसे अंत की ओर जा रहा है जहां से कोई वापसी नहीं होती। तो बैठ जाइए अपनी कुर्सियों पर, लाइटें बंद कर दीजिए और तैयार हो जाइए डर के उस सफर के लिए जिसमें हर मोड़ पर आपका सामना होगा एक ऐसी छाया से जिसे कोई पहचान नहीं सका और जिसने कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। कहानी शुरू होती है। मोहित एक सादा सा लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी की कहानी साधारण कभी नहीं रही। उम्र रही होगी करीब 30-32 साल। पेशे से ट्रक ड्राइवर था। उसका ट्रक एक पुराना लेकिन मजबूत टाटा मॉडल, उस पर चटक नीला रंग और ड्राइवर सीट के ठीक ऊपर लिखा था जय भोलेनाथ। मोहित अपने ट्रक को अपनी मां की तरह मानता था। उसका नंबर था UK 48C7394। ट्रक चलता तो ऐसा लगता मानो हवा को चीरते हुए भाग रहा हो। उस रात जब कहानी शुरू होती है, मोहित एक नई डिलीवरी लेकर निकला था। शाम के 5 बजे उसे उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे बेरीगढ़ से पलासी घाट की ओर जाना था। रास्ता लगभग 140 किलोमीटर का था, लेकिन पहाड़ी जंगलों और संकरी सड़कों की वजह से यह सफर रात भर का बन जाता। यह रास्ता जितना सुनसान था, उससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। इस रास्ते के बारे में गांव वालों की पुरानी मान्यता थी। शाम के बाद वहां इंसान नहीं, साए चलते हैं। मोहित ने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया था। ट्रक स्टार्ट किया, लो बीम हेडलाइट्स ऑन की और अकेले ही जंगल के रास्ते पर निकल पड़ा। आसपास गहराती शाम में पक्षियों की चिल्लाहट और दूर किसी मंदिर से आती घंटियों की आवाज इस सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। पहला घंटा आराम से बीता। मोहित अपनी सीट पर तान के बैठा था, हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से, और पुराने गानों की धीमी धुन बज रही थी। ओ सजना, बरखा बहार आई। लेकिन जैसे ही वो ट्रक घने जंगल के पहले मोड़ पर पहुंचा, सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। अचानक से रेडियो खुद ब खुद बंद हो गया। ट्रक की हेडलाइट्स एक पल को झपकी और मोहित को सड़क के किनारे एक सफेद साया दिखाई दिया। मोहित ने झट से ब्रेक मारे, पर वहां कोई नहीं था। उसने सिर को झटका, आंखें मली और सोचा कि शायद थकावट का असर है। लेकिन तभी ट्रक के ऊपर कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज छत पर चढ़ी हो। मोहित ने घबराकर शीशे से बाहर देखा, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि 10 फुट आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने ट्रक फिर से स्टार्ट किया और बड़बड़ाया, क्या बकवास है ये सब। तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बज गया। एक लंबा खींचता हुआ हॉर्न जो मोहित ने नहीं दबाया था। अब उसकी सांसें तेज चलने लगीं। उसकी छाती में डर ने अपना पहला अड्डा बना लिया था। करीब 20 मिनट के बाद मोहित को सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद साड़ी, चेहरा झुका हुआ। उसने हाथ बढ़ाया, हिचहाइक करने का इशारा किया। इस वक्त कोई यहां क्या कर रहा है? मोहित ने खुद से पूछा, लेकिन उसका दिल कह रहा था रुक मत। पर उसने ट्रक रोका। औरत चुपचाप ट्रक के सहारे चढ़ गई और सहायक सीट पर बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाकर बैठी रही। मोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कहां जाना है बहन जी? कोई जवाब नहीं। मोहित ने दूसरी बार पूछा, इस बार थोड़ा जोर से, कहां जाना है? अब औरत ने सिर उठाया और जो चेहरा सामने था वह इंसानी नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, पुतलियां गायब, चेहरा बर्फ सा सफेद, होंठ फटे हुए और मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जो सीधा दिल के आर पार चुभती थी। मोहित चीख पड़ा, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर ही नहीं निकली। उसी पल ट्रक की सारी लाइटें बंद हो गईं, इंजन खुद ब खुद ऑफ हो गया और अंदर इतनी ठंडक छा गई जैसे बर्फीली हवाएं चलने लगी हों। फिर औरत ने कहा, मुझे पलासी घाट नहीं जाना, मुझे तेरा साथ चाहिए, हमेशा के लिए। और फिर वो गायब हो गई। मोहित ट्रक से बाहर कूद गया, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा था। न कोई साया, न कोई औरत, न कोई आवाज। पेड़ भी मानो उसे घूर रहे थे। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, माथा पसीने से भीग चुका था। अचानक उसे एहसास हुआ ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल रहा था और अंदर से आवाज आ रही थी, चालू कर।
मैं तेरे साथ चलूंगी। मोहित ने भागना चाहा, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। और तभी किसी ने उसकी गर्दन के पीछे से फूंक मारी। उस फूंक के साथ जैसे मोहित की आत्मा ही जम गई थी। गर्दन पर एकदम ठंडी सांस का एहसास, और फिर चारों ओर मौत सा सन्नाटा। वह कांपते हुए पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी आंखें अब बुरी तरह डर से चौड़ी हो चुकी थीं। दिल की धड़कनें जैसे सीने को तोड़कर बाहर आने को बेचैन थीं। मोहित ने कांपते हुए ट्रक के पास जाने की हिम्मत की। दरवाजा अब भी खुला था। अंदर से धीमी आवाज में वही गाना बज रहा था जो पहले खुद ब खुद बंद हो गया था। ओ सजना, बरखा बाहर आई। मोहित कुछ पल खड़ा रहा, फिर जल्दी से ट्रक में कूदा, दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन एक बार में स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरी बार, तीसरी बार, फिर गड़गड़ाहट के साथ इंजन चालू हुआ। चल भाग यहां से मोहित, अभी और इसी वक्त, उसने खुद से कहा और ट्रक को रफ्तार दे दी। लेकिन अब सड़क वैसी नहीं थी, कुछ बदल गया था। वो रास्ता जो उसने दिन में मापा था अब बहुत लंबा लगने लगा था। पेड़ जैसे पास पास आ गए थे, जैसे कोई जंगल नहीं, दीवारें हों। हर कुछ मीटर पर उसे कोई परछाई चलती दिखती। सफेद कपड़े, उल्टे पैर, कभी हंसती तो कभी चीखती। एक जगह मोहित ने देखा, एक बच्चा सड़क पर बैठा है, सिर झुका हुआ। उसने ब्रेक मारा, लेकिन फिर उसी पल उसे याद आया, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। मोहित ने ब्रेक छोड़ दिया और सीधा ट्रक चलाता रहा। लेकिन तभी ट्रक का अगला पहिया एक तेज झटके के साथ उछला और जैसे किसी पत्थर से टकरा गया हो। ट्रक झटका खाकर रुक गया। मोहित ने नीचे उतरकर देखा, लेकिन वहां न बच्चा था न पत्थर, बस मिट्टी में गहरे पंजों के निशान और उन पर खून टपकता हुआ। वो डर के मारे झटपट वापस ट्रक में चढ़ा, पर इस बार सहायक सीट पर कोई बैठा हुआ था, वो ही औरत। अब के उसका चेहरा और ज्यादा डरावना था। आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठों पर भयानक मुस्कान। मुझे छोड़ क्यों आया था मोहित? कहां था ना, अब तू मेरा है। मोहित ने आंखें बंद कर लीं और दोनों हाथों से स्टीयरिंग कस के पकड़ लिया। उसने इंजन चालू किया, क्लच छोड़ा और बिना कुछ देखे ट्रक आगे बढ़ा दिया। ट्रक अब जैसे अपने आप चल रहा था। मोहित कुछ नहीं कर रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा था। फिर अचानक ट्रक को जोर का धक्का लगा और वो एक झीलनुमा दलदल के पास जाकर रुक गया। ट्रक के ठीक सामने पानी, और पानी में परछाई। मोहित ने नीचे झांका तो देखा, उसके ट्रक के नीचे कई सारी हाथें हैं, सड़ी गली कीचड़ में लिपटी, जो ट्रक को खींच रही थी। और उनमें से एक हाथ सीधे मोहित की तरफ बढ़ा। मोहित ने एक झटके में दरवाजा खोला और भागा जंगल की ओर। लेकिन पीछे से आवाज आई, मोहित, तू जितना भी भाग ले, ये रास्ता तुझसे कभी नहीं छूटेगा। जंगल में मोहित बिना दिशा के भाग रहा था। उसके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, हाथों में झाड़ियां लहू लुहान कर रही थीं, लेकिन वो रुका नहीं। दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज, कभी किसी जानवर की गुर्राहट और कभी किसी औरत की कराह। एक जगह जाकर वो हांफते हुए गिर गया। सांसें संभली तो उसने देखा, वो अब एक पुरानी झोपड़ी के पास खड़ा था। टूटी छत, कटी हुई दीवारें और दरवाजे पर पड़ा हुआ चूना, लेकिन अंदर से दिया जल रहा था। उसे लगा शायद कोई इंसान हो, कोई बाबा, कोई जो उसे इस मुसीबत से बचा सके। वो अंदर गया। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, बिल्कुल सफेद बाल, आंखों में जलती हुई आग और गले में रुद्राक्ष की माला। आ गया तू भी, जैसे हर साल कोई ना कोई आ ही जाता है। मोहित घबरा गया, बोला, कौन हो आप? क्या आपको सब पता है? बाबा ने आंखें बंद की और कहा, यह रास्ता तुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तू अब उसका निशाना बन चुका है। कौन? छलावा, जो औरत नहीं, एक आत्मा है, जिसने इस जंगल के हर पेड़ से लटक कर अपनी आत्मा टुकड़ों में बांट दी है। और जो भी इस रास्ते से अकेला गुजरता है, वो उसका हो जाता है, हमेशा के लिए। झोपड़ी की राख और सच्चाई का सूरज सुबह की हल्की रोशनी ने जंगल को सुनहरे कोहरे से ढक दिया था। मोहित की आंख तब खुली जब एक बर्फीली हवा ने उसके चेहरे को छुआ। उसने झपकते हुए आंखें खोली और देखा, वो वहीं उसी झोपड़ी में पड़ा है जहां रात को बाबा से मिला था। लेकिन अब वहां न बाबा था, न दिया, न कोई सामान, बस राख। मोहित ने होश में आते ही झोपड़ी का हर कोना टटोला, पर कुछ नहीं मिला। सिर्फ एक लकड़ी के टुकड़े पर लाल सिंदूर से लिखा था, जल में उतरना,
पर आंखें बंद नहीं करना। वो बुरी तरह घबरा गया। क्या बाबा सिर्फ एक आत्मा थे? क्या सब एक भ्रम था? लेकिन ट्रक अब भी वहीं खड़ा था, दलदल के पास, अपने निशान छोड़ता हुआ। मोहित ने तय किया, अब उसे सच का सामना करना ही होगा। वह वापस ट्रक में बैठा, इंजन चालू किया और पलासी घाट की ओर निकल पड़ा। पर अब की बार डर नहीं, सिर्फ एक जिज्ञासा थी। रास्ते भर मोहित को बार बार वही चेहरा दिखता, कभी पेड़ों के बीच, कभी शीशे में, कभी साइड मिरर में। वह औरत अब उसका पीछा नहीं कर रही थी, बल्कि उसके अंदर बैठ चुकी थी। झील की रात, पहली बार रात धीरे धीरे पसर रही थी। जंगल की सरसराहट, जुगनुओं की धीमी चमक और झील के पास गहराता सन्नाटा, ये सब एक परछाई के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। मोहित अब झील के पास खड़ा था। झील बिल्कुल शांत थी, जैसे उसमें कोई लहर ही ना हो, लेकिन उसमें दिखती परछाई अब भी हिल रही थी। तो यही है वो जगह, मोहित बुदबुदाया। उसे बाबा की बात याद थी, झील में उतरना, पर आंखें बंद नहीं करना। मोहित ने अपने जूते उतारे, पतलून मोड़ी और पांव उस काले पानी में डाल दिए। पानी बर्फ सा ठंडा था, लेकिन उस ठंडक में एक खींच थी, जैसे कोई नीचे से उसे बुला रहा हो। धीरे धीरे वह झील के अंदर गया, घुटनों तक, कमर तक और फिर छाती तक। अचानक पानी के अंदर से दो सफेद हाथ निकले और उसकी कमर को जकड़ लिया। मोहित चीखना चाहता था, लेकिन उसने आंखें नहीं बंद की। उसे झील की सतह के नीचे एक चेहरा दिखा, वही औरत। उसकी आंखों में अब पानी नहीं, आग थी, लेकिन अब चेहरा साफ दिख रहा था। कहीं कहीं जलने के निशान, गर्दन पर रस्सी के निशान, जैसे किसी ने उसे फांसी दी हो। और फिर एक आवाज उसके अंदर गूंजने लगी, मैं मोहिनी हूं, और इस झील में मैं सिर्फ मरी नहीं, मुझे जलाया गया था। मोहिनी की अधूरी कहानी। मोहिनी नाम की लड़की इसी रास्ते के किनारे एक छोटे से गांव लखनपुर में रहती थी। वो खूबसूरत थी, लेकिन गांव वालों के लिए एक अभिशाप मानी जाती थी। कहते थे कि उसकी मां एक डायन थी और मोहिनी पर भी उसका असर है। जब गांव के जमींदार के बेटे ने मोहिनी से प्यार करने की बात की, तो पूरे गांव ने गुस्से में आकर उसे इस झील के किनारे फांसी दे दी और फिर जलाकर उसकी लाश इसी झील में फेंक दी। लेकिन मोहिनी की आत्मा कभी नहीं गई। वो जलती रही, तड़पती रही, और तब से इस रास्ते पर चलने वाला हर वो इंसान जो अकेला होता है, उसकी आंखों में मोहिनी की छवि बस जाती है। अब मोहित को सब समझ आने लगा था। वो उस आत्मा को देख पा रहा था, लेकिन मोहिनी अब भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। तेरे ट्रक में मेरी आत्मा है, अब तू जाएगा नहीं, तू लौटेगा नहीं, तू भी मरेगा, और तब हम एक होंगे। झील से बाहर निकलने के बाद मोहित के कपड़े भीग चुके थे, शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं, जिद थी। उसने ट्रक का गेट खोला और खुद को वहीं सीट पर पटक दिया। ट्रक जैसे अब उसका नहीं रहा था, वो मोहिनी की छाया से भरा था। शीशे पर फुंकार की तरह उभरता हर धुंधलापन एक शब्द में बदल जाता, लखनपुर। मोहित ने वही किया जो उसके दिल ने कहा। स्टीयरिंग घुमाया और लखनपुर गांव की ओर ट्रक मोड़ दिया। रास्ता सुनसान था, पेड़ अब भी सरसराते हुए उसके कानों में कुछ फुसफुसा रहे थे, लेकिन अब वो नहीं रुकने वाला था। रात के करीब 2 बजे ट्रक कच्चे रास्ते पर दाखिल हुआ। टायरों के नीचे कीचड़ और कंकड़ चरमराने लगे। सामने एक जर्जर बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर पेंट लगभग मिट चुका था, लेकिन नाम अब भी धुंधला दिख रहा था, लखनपुर। गांव जहां सब कुछ चुप है, गांव में घुसते ही एक अजीब सी खामोशी मोहित के चारों ओर फैल गई। कोई कुत्ते नहीं भौंक रहे थे, कोई रोशनी नहीं, कोई दरवाजा तक नहीं हिला। वो ट्रक से उतरा और धीरे धीरे चलने लगा। एक चाय की पुरानी दुकान दिखी, उसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। गहरी झुर्रियों वाला चेहरा, लेकिन आंखें चमक रही थीं। जैसे ही मोहित उसके पास पहुंचा, बूढ़े ने बिना पूछे कहा, वो वापस आ गई है ना? वो अब तुझे दिखने लगी है? मोहित चौंका, लेकिन अब आश्चर्य की जगह स्वीकार था। उसने सिर हिलाया। बूढ़ा बोला, तू ही है वो जिसने मोहिनी को फांसी लगती देखी थी और कुछ नहीं किया था। तू ही था जो उसे प्यार तो देता था, लेकिन डर के मारे गांव वालों से कुछ बोल नहीं सका। क्या मतलब? मोहित हक्का बक्का रह गया। तेरा नाम पिछले जन्म में भी मोहित ही था, पर तू एक पुजारी का बेटा था और मोहिनी एक कथित डायन की बेटी। और जब गांव वालों ने उसे पकड़कर झील किनारे फांसी दी, तू बस दूर से देखता रहा।
उसकी आंखों में वो सवाल था, क्या तू मेरा है? और तू चुप रहा। पिछले जन्म की परछाई। बूढ़े ने मोहित को अपने झोपड़े में बुलाया और एक पुरानी सी तस्वीर दिखाई। सफेद श्याम चित्र जिसमें एक जवान पुजारी और एक लड़की तालाब के किनारे खड़े थे। ये तू है और ये मोहिनी। मोहित ने तस्वीर को देखते ही कांपते हुए पीछे हट गया। वही चेहरा, वही आंखें जो अब तक झील में दिखती थी, इस तस्वीर में हंसती हुई दिखाई दे रही थी। तो वो मुझसे बदला ले रही है? बूढ़ा बोला। नहीं, वो तुझसे प्यार कर रही है, लेकिन अब वो प्यार जल गया है। अब वो सिर्फ न्याय चाहती है, अपने जलाए जाने का, अपने जीवन के छिन जाने का। और तू ही है जिसे वो माध्यम बना रही है। गांव की मंदिर और चेतावनी। बूढ़ा मोहित को लेकर गांव के पुराने मंदिर की ओर चला। वहां दीवारों पर लेख और चित्र बने थे। मोहिनी की जलती हुई छवि, झील में गिरती चिता और एक पुरानी पूजा जिसमें भूत शांति विधि का जिक्र था। अगर तुझे खुद को बचाना है और उसकी आत्मा को मुक्त करना है तो अगली पूर्णिमा से पहले तुझे झील में उस चिता को दोबारा जलाना होगा, लेकिन इस बार उसके साथ न्याय का दीपक रखना होगा। नहीं तो। बूढ़ा रुक गया। नहीं तो क्या? तो झील तुझे निगल जाएगी और तू फिर कभी इस शरीर में वापस नहीं लौटेगा। मोहिनी की रात वापसी। उसी रात जब मोहित मंदिर से लौटकर ट्रक में बैठा तो उसे ट्रक की बॉडी पर खरोंच के निशान दिखाई दिए। किसी ने अंदर से दीवारों को नाखूनों से नोचा था और शीशे पर लाल अक्षरों में लिखा था, मैं सिर्फ मुक्त होना चाहती हूं, लेकिन तूने मुझे मरा भी और अब मुझे भुला भी दिया। मोहित अब समझ चुका था, यह छलावा नहीं, एक अधूरी प्रेम कहानी थी जो अब तक न्याय की भीख मांग रही थी। मोहित गांव से लौटा तो उसकी आंखें लहूलुहान हो चुकी यादों से भरी थीं। ट्रक अब उसके लिए एक मशीन नहीं, बल्कि एक जीवित प्राणी की तरह था जो रात होते ही सांसें लेता था और हर रात उसमें से कोई सिसकी आती थी। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसके पास बाबा जी की एक पुरानी जली हुई किताब मिली थी। उस किताब के पन्नों में झील से जुड़ी तंत्र साधना का जिक्र था। उसमें लिखा था, पूर्णिमा की रात जब चांद रक्तवर्ण हो तब झील की लहरें साक्षी बनती हैं पापों की क्षमा और आत्मा की मुक्ति की। परंतु जो चिता अधूरी जली हो वो फिर से जलाने पर ही आत्मा को शांति मिलती है। मोहित ने फैसला कर लिया, वह अगली पूर्णिमा की रात तक इंतजार करेगा। तब तक उसे झील के पास की जगह को साफ कर चिता बनाने के लिए तैयार करना था और एक दीपक बनाना था जिसमें तेल के साथ उसका खून भी मिलाया जाएगा। रातें जो अब सोने नहीं देती, जब से मोहित ने मोहिनी की आत्मा को स्वीकारा है तब से वो हर रात उसके साथ होने लगी है, न केवल ट्रक में बल्कि उसके सपनों में भी। एक रात जब मोहित सड़क के किनारे ट्रक रोककर सोने की कोशिश कर रहा था तभी शीशे पर कुछ गिरने की आवाज आई। उसने आंखें खोली और बाहर देखा। एक औरत झील के पानी से निकलकर ट्रक के बोनट पर चढ़ रही थी। वही चेहरा, वही मोहिनी, लेकिन इस बार वो कुछ कह नहीं रही थी, बस गा रही थी एक टुकड़ा जो मोहित ने अपने बचपन में सुना था। चांदनी रात में तूने वादा किया था कि तेरा प्यार जलाया नहीं जाएगा, फिर क्यों मैं राख बनी? मोहित घबरा गया। वो शीशा तोड़कर बाहर भागा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ट्रक अब भी गर्म था, जैसे कोई उसमें से अभी अभी निकला हो। पूर्णिमा से पहले का रहस्यमयी गांव। पूर्णिमा से 2 दिन पहले मोहित को एक और गांव से होकर गुजरना पड़ा। नाम था भैरवपुर। वहां के मंदिर के पुजारी ने उसे रोककर कहा, तेरा ट्रक कुछ कह रहा है, इसकी छाया अब सिर्फ तेरी नहीं रही। मोहित ने पूछा, क्या मतलब? पुजारी बोला, इस ट्रक में अब एक आत्मा बसती है, लेकिन वो आत्मा अभी पूरी नहीं जागी है। अगर पूर्णिमा की रात तूने सब ठीक से न किया तो ये ट्रक आगे से पीछे की ओर चलेगा और पीछे वो अतीत है जहां सिर्फ मौत और पाप है। मोहित अब खुद को एक तपस्वी की तरह महसूस करने लगा था। उसने खाना पीना कम कर दिया। अपने खून से दीपक का तेल भरने के लिए हर रोज थोड़ा थोड़ा रक्त निकालने लगा। चिता की तैयारी। जलता अतीत। पूर्णिमा की रात आने वाली थी। झील के किनारे मोहित ने वो जगह साफ की जहां मोहिनी को मारा गया था। वहां की मिट्टी अब भी राख जैसी थी, गर्म, गंध से भरी। मोहित ने वहां लकड़ियां इकट्ठा की, एक गोल घेरे में चिता सजाई, बीच में दीपक रखा जिसमें तेल, सिंदूर और उसका ताजा खून था। वो जानता था इस बार ये सिर्फ अग्नि नहीं, ये आत्मा का दरवाजा खोलने वाली ज्वाला होगी। पर तभी ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया।
मोहित दौड़कर ट्रक की ओर गया, लेकिन ड्राइवर सीट पर अब वो नहीं। मोहिनी बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में आग थी। मुझे जलाया गया था बिना अपराध के। अब मैं जलूंगी, लेकिन न्याय के दीप से। और ट्रक अपने आप झील की ओर बढ़ने लगा। आग और आत्मा का अंतिम नृत्य। झील के किनारे ट्रक खुद रुक गया। मोहित ने दीपक उठाया और चिता पर रखा। जैसे ही उसने अग्नि प्रज्वलित की, झील की लहरें हिलने लगीं और एक जलती हुई परछाई पानी से उठी। मोहिनी, उसकी आत्मा अब भी अधूरी थी। वह चिता के चारों ओर घूमी, गाना गाया, रोई और फिर बोली, मुझे तुम्हारे खून से नहीं, तुम्हारे पाप की कबूलियत से मुक्ति चाहिए। मोहित घुटनों पर बैठ गया और बोला, मैंने तुम्हें नहीं बचाया था मोहिनी। मैंने प्रेम किया पर डर गया। आज उसी डर को जलाने आया हूं। मोहिनी मुस्कुराई। आग तेज हो गई। चिता से रोशनी उठने लगी और झील में एक विस्फोट सा हुआ। चंद मिनटों में सब शांत। झील की राख और मोहित का भ्रम। पूर्णिमा की रात के बाद झील के किनारे चारों ओर राख उड़ रही थी। मोहित चुपचाप बैठा था। आंखें अझली लकड़ियों पर टिकी थी। न झील अब लहर रही थी, न हवा में वो अजीब सी सरसराहट थी। सब कुछ शांत, लेकिन इस खामोशी में भी मोहित का दिल धड़क रहा था, एक असामान्य बेचैन ताल में। वो ट्रक की ओर बढ़ा, दरवाजा खोला। अंदर एक गुलाब की सूखी पंखुड़ी रखी थी, वही गुलाब जो कभी मोहिनी ने उसे दिया था, उस पुराने जन्म में। लेकिन वो सूखी पंखुड़ी अब भी लाल थी, ताजा खून जैसी। रास्ता जो फिर से मोड़ता है। मोहित ने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन धीरे धीरे गरजता रहा, मानो अभी भी झील के भयावह पल याद कर रहा हो। मोहित सोच रहा था कि शायद अब सब खत्म हो गया, मोहिनी मुक्त हो गई, अब बस घर लौटना है। लेकिन जैसे ही उसने हेडलाइट ऑन की, सामने कच्चे रास्ते पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, भीगे बाल और आंखें बंद। मोहित ने ट्रक रोका, नीचे उतरकर उसके पास गया। तुम कौन हो? औरत ने धीरे से आंखें खोली। तू उसे मुक्त कराया जिसे मारा गया था, लेकिन अब मैं जिंदा हूं क्योंकि तेरा पाप अधूरा है। मोहित पीछे हट गया। मोहिनी? नहीं, मैं माया हूं, उसकी बहन, जिसे गांव वालों ने जिंदा दफना दिया था क्योंकि उसने मोहिनी के लिए आवाज उठाई थी। और अब मैं तुझसे नहीं, तुझसे जुड़ी आत्माओं से बदला लूंगी। माया, नई परछाई, नया डर। माया की आत्मा मोहिनी से अलग थी। मोहिनी की आत्मा क्रूरता और प्रेम में उलझी थी, लेकिन माया सिर्फ प्रतिशोध थी, न्याय से भी परे। मोहित जब ट्रक में वापस बैठा तो सीट पर खून के छींटे थे। एक कोना जल चुका था और ट्रक के रेडियो से अचानक एक रिकॉर्डेड सी आवाज आने लगी। हर आत्मा की एक बहन होती है, हर मृत की छाया कहीं और जीवित होती है। मोहित समझ चुका था, अब कहानी खत्म नहीं हुई, अब वो दूसरे अध्याय में प्रवेश कर चुका है। मोहिनी का अंत उसकी शांति थी, लेकिन माया की शुरुआत उसकी नई रात थी। ट्रक का नया रुख, मौत की दिशा। माया की उपस्थिति अब ट्रक में महसूस होने लगी थी। सीटों से अजीब आवाजें, ब्रेक दबाने पर चीखें और रात में गियर बदलते ही रेडियो में बच्चों की हंसी गूंजती थी। मोहित ने एक तांत्रिक की मदद लेने का सोचा। अगले दिन वो एक पुराने इलाके के पास पहुंचा जहां एक वीरान आश्रम था। वहां एक बुजुर्ग साधु ने उसे देखकर कहा, तू आग से भागा, अब जल की ओर जा रहा है। ये छलावा नहीं, यह प्रारब्ध है। माया वो है जो अब तुझे पूरी तरह खत्म करेगी। साधु ने उसे एक त्रिशूल का निशान बनाने के लिए कहा, ट्रक के बोनट पर खून से, और कहा, इससे वह थोड़ी देर दूर रहेगी, पर पूर्ण रूप से नहीं। झूठे सपनों की नींद। उसी रात मोहित को नींद में एक सपना आया। वो किसी नदी में बह रहा था, हाथ बंधे हुए। आंखें खोली तो सामने माया खड़ी थी। तू अपनी गलती से मोहिनी को न बचा सका, पर मुझे कोई जलाकर नहीं गया था। मैं जिंदा जमीन में गाड़ी गई थी, अब मैं जिंदा ही जलाऊंगी तुझे। मोहित की नींद टूटी तो ट्रक पूरी स्पीड से एक पहाड़ी सड़क पर भाग रहा था, लेकिन उसने एक्सीलेटर नहीं दबाया था। भयानक मोड़ ट्रक जैसे खुद चल रहा था। मोहित ने ब्रेक मारे, कुछ नहीं हुआ। क्लच दबाया, गियर लॉक, स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन ट्रक सीधा जंगल की ओर जा रहा था। सामने एक पुराना कुआं आया। ट्रक रुक गया। अचानक दरवाजा खुला और एक अदृश्य शक्ति ने मोहित को नीचे फेंक दिया। कुएं से एक हाथ निकला, माया का। वो खींच रही थी। मोहित गिरने ही वाला था कि उसी वक्त
उसके गले में पड़ा रुद्राक्ष टूटकर गिरा और कुएं के भीतर विस्फोट सा हुआ। माया की चीख गूंजी, तू बच नहीं सकता मोहित। ये कहानी अब तुझसे नहीं, तुझ जैसे औरों से बदला लेने की है। माया की पकड़ और मोहित का पतन। कुएं से बाहर खींचे जाने के बाद मोहित को होश तब आया जब वह एक वीरान ढाबे के पीछे पड़ा हुआ था। उसकी शर्ट फटी हुई थी, हाथों में खरोंचें और गर्दन पर उभरी उंगलियों की नीली छाप, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका गला घोंटने की कोशिश की हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ट्रक वहीं खड़ा था, इंजन चल रहा था और अंदर रेडियो से वही गीत आ रहा था जो माया की आखिरी सांसों के वक्त गांव में सुना गया था। किसी ने रोका ना, किसी ने टोका ना, मैं जिंदा थी फिर भी गाड़ दी गई। मोहित घबरा गया। उसने ट्रक बंद करने की कोशिश की, लेकिन अब चाबी उसकी जेब में नहीं थी। वह दरवाजा खोल ही रहा था कि अचानक ड्राइवर सीट पर किसी ने हाथ रखा। झुलसी हुई उंगलियां और वो चेहरा जिसके आधे हिस्से पर कीचड़ था, बाकी पर लहू। माया। वो बस धीरे से बोली, अब ये ट्रक तेरा नहीं। ट्रक की भटकती दिशा अब ट्रक माया के इशारों पर चलने लगा। मोहित जब भी ड्राइव करता, वो ट्रक सीधी सड़क से हटकर कच्चे रास्तों, कब्रिस्तानों, सुनसान खेतों और कभी किसी सूखी नदी के किनारे पहुंच जाता। वो हर जगह ले जाया जाता जहां किसी औरत को अपमान, हिंसा या छल से मारा गया था। हर रात कोई नया चेहरा ट्रक के शीशों पर उभरता, कोई और आत्मा, कोई और मरी हुई बहन। मोहित समझ चुका था कि माया अब केवल एक भूत नहीं, वो अब इन सब की अगुआ बन चुकी थी। एक आंदोलन, एक आत्मिक विद्रोह, और उसका ट्रक अब एक चलता फिरता नरक था। माया का खेल और मोहित की हदें। मोहित ने अपने आप से वादा किया था कि वह इस काले जादू को रोक कर रहेगा। उसने पुराने तांत्रिकों की किताबों का सहारा लिया, उन श्लोकों और माला जापों को दोहराया जो किसी भी आत्मा को बांध सकते थे। एक रात उसने ट्रक के चारों ओर लाल सिंदूर से एक चक्र बनाया, 5 दीप जलाए और उस किताब के अनुसार मंत्र पढ़े। लेकिन जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा हुआ, ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप जल उठीं और रेडियो पर एक जोरदार चीख गूंजी, तू मंत्रों से मुझे बांधेगा? जिसने मौत को जीते देखा है उसे जीवन के नियम डराएंगे। दीपक अपने आप बुझ गए, सिंदूर बह गया और ट्रक स्टार्ट हो गया बिना किसी ड्राइवर के। मोहित की चेतावनी, कोई और न चढ़े इस ट्रक में। मोहित अब जान चुका था कि यह ट्रक माया का बन चुका है और यदि उसने किसी को बैठाया तो वह मारा जाएगा। उसने फैसला लिया कि अब वह इस ट्रक को किसी जनशून्य जगह पर ले जाकर हमेशा के लिए जला देगा। लेकिन जैसे ही उसने पहाड़ी रास्ते की ओर ट्रक मोड़ा, एक बुजुर्ग औरत सड़क के किनारे खड़ी दिखी, लाठी लिए, कांपती हुई। मोहित ने दिल पर पत्थर रखकर ट्रक रोका। वह जानता था कि शायद यह भी माया की एक चाल हो। जैसे ही वह नीचे उतरा, औरत ने कहा, मैं जानती हूं तुम कौन हो और माया क्या बन चुकी है। तुम उसे नहीं जला सकते बेटा। वो अब सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक विचार है और विचार जलाए नहीं जाते। माया का इशारा। मौत की घड़ी नजदीक उस औरत ने मोहित को बताया कि माया की आत्मा अब केवल बदला नहीं ले रही, बल्कि उन जगहों को पुनर्जीवित कर रही है जहां पाप छिपा था। वह औरत कभी माया की दाई मां थी। उसने बताया कि माया को शांत करने का एकमात्र तरीका है अपने जीवन को अर्पण करना, पर त्याग के साथ, आत्महत्या से नहीं। मोहित ने पूछा, क्या मतलब? उसने कहा, तुझे वो करना होगा जो माया के लिए किसी ने नहीं किया था। सच बोलना, सामने आकर सबको बताना कि तूने क्या देखा, क्या किया, क्या झेला, ताकि उसकी आत्मा जान सके कि अब कोई उसकी पीड़ा का गवाह बना है। मोहित ने अब तय कर लिया था कि वह माया से नहीं भागेगा। उसने पास के गांव में जाकर पंचायत बुलाई और सबके सामने माया और मोहिनी की सच्चाई उजागर की। बताया कि कैसे गांव के लोगों ने पुराने अंधविश्वासों और पुरुष प्रधान सोच के कारण उन दोनों बहनों के साथ अत्याचार किया और फिर उन्हें मार दिया। लोग पहले हंसे, फिर चुप हुए और फिर बहुत से बूढ़े चेहरों पर पछतावे के आंसू छलक पड़े। मोहित ने उन जगहों पर जाकर दीप जलाए जहां दोनों बहनों की आत्माओं ने उसे घेरा था। फिर वह लौटा अपने ट्रक की ओर। ट्रक में आखिरी बार वह जानता था कि माया की आत्मा अब भी वहां है। ट्रक का दरवाजा खोला, स्टीयरिंग पर हाथ रखा और कहा, मैंने तुम्हारे लिए सच बोला, सबके सामने। अब अगर तुम चाहो तो मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन मैं भागूंगा नहीं।
तभी ट्रक के शीशे में माया का चेहरा उभरा, शांत, गंभीर, पर अब पहली बार उसमें क्रूरता नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी मुस्कान थी। तू पहली बार किसी और के लिए खड़ा हुआ, अब मैं तुझे छोड़ रही हूं। एक सफेद धुआं ट्रक के भीतर से निकला, ऊपर आसमान की ओर चला गया। अंतिम दृश्य। मोहित ने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन पहली बार बिना अटकी हुई आवाज में गरजा। सड़क पर अब कोई परछाई नहीं थी, कोई चीख नहीं, कोई छलावा नहीं, बस वो और उसका ट्रक। लेकिन जाते जाते ट्रक के रेडियो से एक धीमी सी आवाज आई, हर रफ्तार में कोई कहानी छिपी होती है और हर कहानी की कोई अधूरी आत्मा। मोहित मुस्कुराया और ट्रक आगे बढ़ गया, अंधेरे में नहीं, बल्कि एक नई सुबह की ओर।